हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज हम आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करवाएंगे। तो आज हम 14वें नंबर सेट का प्रैक्टिस करवाएंगे। इससे पहले मैं 13 सेट का प्रैक्टिस करवा चुकी हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर या डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर देख सकते हैं। इसमें कुल 21 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और आज 14 नंबर सेट का प्रैक्टिस करवाएंगे। तो यह एएनएम की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एएनएम की परीक्षा 5 जनवरी, 11 जनवरी और 12 जनवरी को होने वाली है। एडमिट कार्ड भी आ गया है, तो इसलिए बिना देरी किए हुए आप लोग परीक्षा की तैयारी में जोर शोर से लग जाइए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम प्रैक्टिस सेट 14 का प्रश्न नंबर 1 से। और जैसे जैसे मैं इसका उत्तर बताऊंगी आप लोग को भी कमेंट में इसका आंसर बताना है और लास्ट में स्कोर बताना है कि आपको कितना इसमें स्कोर आया। तो चलिए पहला प्रश्न है हमारा, कंगारू मदर केयर के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है। कंगारू मदर केयर के बारे में निम्न में से कौन सा सत्य है। तो पिता भी कंगारू के मदर केयर कर सकता है। कम भार वाले नवजात शिशु के लिए कंगारू मदर केयर होता है। अच्छे ढंग से तापमान रखता है। तो यह तीनों कथन जो है यह कंगारू मदर केयर के बारे में सत्य है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हो जाएगा, मल्टीपैरा में प्रसव की प्रोपल्सिव अवस्था क्या होती है। मल्टीपैरा में प्रसव की प्रोपल्सिव अवस्था क्या होती है। तो इसका उत्तर है 20 मिनट की होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। गर्भावस्था में कौन सी दवा नहीं दी जाती है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ACE इनहिबिटर्स। ACE इनहिबिटर्स जो है यह गर्भावस्था में नहीं दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्यूट ओटाटिज्म मीडिया एक्यूट ओटाटिज्म मीडिया का सबसे ज्यादा कारण क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एस न्यूमोनी। एस न्यूमोनी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक्यूट ओटाइटिस मीडिया का सबसे ज्यादा कारण है एस न्यूमोनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिंक की कमी में एक के अलावा सभी पाया जाता है। तो रोशनी की कमी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिंक की कमी होने पर रोशनी की कमी के अलावा डर्मेटाइटिस, डायरिया, हाइपोगोनेडिज्म सभी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस तरह के शॉक में हाथ पैर गर्म रहते हैं। निम्नलिखित में से किस तरह के धक्का में हाथ पैर गर्म रहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यूरोजेनिक। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, रिंगर लैक्टेट में पोटासियम होता है। रिंगर लैक्टेट में पोटासियम होता है कितना मिली प्रति लीटर, कितना मिलीमोल प्रति लीटर। तो 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हो जाएगा, एंटीबायोटिक रोग निरोधन सबसे अच्छा कब किया जाता है। एंटीबायोटिक रोग निरोधन सबसे अच्छा कब किया जाता है। तो चीरा लगाने के पहले। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, तपेदिक में दी जाने वाली कौन सी दवा मरीज को सबसे पहले निसंक्रमण करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, INH। INH जो है यह तपेदिक में सबसे पहले निसंक्रमण करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, किस प्रकार के हेपेटाइटिस में वर्टिकल फैलाव होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस बी में वर्टिकल फैलाव होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है HIV पोस्ट एक्सपोजर। HIV पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस कितनी देर के अंदर आरंभ करना चाहिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 से 2 घंटे के अंदर प्रारंभ करना चाहिए। अगला प्रश्न हो जाएगा, मरीजों में तपेदिक की प्रथम वर्ग की दवा देने पर किस विटामिन की कमी हो जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पायरिडॉक्सिन की कमी हो जाती है।
मरीजों में तपेदिक की प्रथम वर्ग की दवा देने पर पायरोडक्सिन की कमी हो जाती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्नेलेंस चार्ट कितनी दूरी से पढ़ते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 20 फीट की दूरी से स्नेलेंस चार्ट पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण वजन घटना होता है। महत्वपूर्ण वजन घटना होता है 5% 6 से 12 महीने में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे आम शॉक धक्का बच्चों में होता है। सबसे आम शॉक जो होता है यह बच्चों में कौन सा होता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हाइपोवोलेमिक। अगला प्रश्न है, एटोपिक डर्मेटाइटिस किस जगह पर ज़्यादा होता है? एटोपिक डर्मेटाइटिस किस जगह पर ज़्यादा होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी पॉप्लेटियल फोसा पर। अगला प्रश्न है, दवा देने की कौन सी एक स्थानीय विधि है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इनहेल्ड स्टेरॉयड। इनहेल्ड स्टेरॉयड जो है यह एक स्थानीय विधि है दवा देने की। अगला हो जाएगा, प्रसव का सही क्रम क्या है? प्रसव का सही क्रम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सबसे पहले फ्लेक्शन होगा, उसके बाद क्रेविंग, उसके बाद रेस्टिट्यूशन और लास्ट में बाहर रोटेशन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। कौन कौन सा? फ्लेक्शन, क्रोविंग और उसके बाद रेस्टिट्यूशन और सबसे लास्ट में बाहर रोटेशन। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, गंभीर निर्जलीकरण का उपचार है। गंभीर निर्जलीकरण का उपचार है तुरंत रिंगर लैक्टेट शुरू करना। अगला प्रश्न हो जाएगा, डीपीटी का टीका कैसे दिया जाता है? तो डीपीटी का टीका जो है मांसपेशी में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला हो जाएगा, एमटीपी के लिए सहमति ली जाती है। एमटीपी के लिए सहमति किससे ली जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पत्नी से एमटीपी के लिए सहमति ली जाती है। अगला है, नवजात शिशु में लगभग प्रतिदिन कितना वजन बढ़ता है? नवजात शिशु में लगभग प्रतिदिन कितना वजन बढ़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25 से 30 ग्राम प्रतिदिन वजन बढ़ता है। अगला प्रश्न है, स्तन के दूध में एक को छोड़कर सभी प्रचुर मात्रा में होता है। किसको छोड़कर सभी प्रचुर मात्रा में होगा? तो सोडियम को छोड़कर लैक्टोज, पुफा और लैक्टेल्यूबिन तीनों जो है स्तन के दूध में प्रचुर मात्रा में होता है, सिर्फ सोडियम को छोड़कर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, स्कैबिज के उपचार में केवल एक को छोड़कर सभी उपयोग होता है। स्कैबिज जो है इसके उपचार में किसको छोड़कर सभी उपयोग में होता है? तो मुंह से लंबे समय तक स्टेरॉयड लेने को छोड़कर बाकी टॉपिकल परमेथ्रिन, मुंह से आइवरमेक्टिन, मुंह से एंटीहिस्टामिनिक्स, यह तीनों जो है स्कैबिज के उपचार के लिए उपयोग होता है, सिर्फ ऑप्शन नंबर डी को छोड़कर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मुंह से लंबे समय तक स्टेरॉयड को छोड़कर। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे का प्रश्न है, मुंह से मुंह श्वास देने पर कितना प्रतिशत ऑक्सीजन मिलता है? मुंह से मुंह श्वास देने पर कितना प्रतिशत ऑक्सीजन मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 16% ऑक्सीजन मिलता है। मुंह से मुंह श्वास देने पर 16% ऑक्सीजन मिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, हीट स्ट्रोक है। हीट स्ट्रोक क्या है? तो हीटर हाइपरथर्मिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तापघात हीट स्ट्रोक जो है हीटर हाइपरथर्मिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मरने की घोषणा के बारे में सत्य है। मरने की घोषणा के बारे में क्या सत्य है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी केवल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिया जा सकता है। मरने की घोषणा के बारे में सत्य क्या है?
यह केवल मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में लिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, अस्पताल से उत्पन्न होने वाला सबसे आम संक्रमण है। अस्पताल से उत्पन्न होने वाला सबसे आम संक्रमण है SRS। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी खून चढ़ाने की जटिलता है? कौन सी खून चढ़ाने की जटिलता है? तो हाइपरकैलेमिया खून चढ़ाने की जटिलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्री एनेस्थेटिक दवा दी जाती है। प्री एनेस्थेटिक दवा कब दी जाती है? तो तनाव एवं डर को कम करने के लिए, लार का स्राव कम करने के लिए और अवांछित रिफ्लेक्सेस के बचाव के लिए, तीनों के लिए प्री एनेस्थेटिक दवा दी जाती है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न हो जाएगा, समुदाय में तपेदिक की जानकारी के लिए कौन सा उपयुक्त परीक्षण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलगम की जांच। समुदाय में तपेदिक की जानकारी के लिए बलगम की जांच का उपयुक्त परीक्षण है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न हो जाएगा, कौन सा मिनी मेंटल परीक्षण में नहीं होता है? कौन सा मिनी मेंटल परीक्षण में नहीं होता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, मानसिक रोग का इतिहास। मानसिक रोग का इतिहास जो है मिनी मेंटल परीक्षण में नहीं होता है। अगला है, गर्भावस्था में फॉलिक एसिड की प्रीफोलेक्टिक मात्रा कितनी होगी? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 500 माइक्रोग्राम। गर्भावस्था में फॉलिक एसिड की प्रोफिलेक्टिक मात्रा जो होगी 500 माइक्रोग्राम होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धसा हुआ तालु शंकन फोंटानेल क्या दर्शाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, निर्जलीकरण दर्शाता है। धसा हुआ तालु जो है निर्जलीकरण दर्शाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। खेरी प्लेसेंटा का भार कितना होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 500 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्लेसेंटा का भार 500 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है, शल्य क्रिया के बाद कंपन के उपचार में कौन सी दवा उपयोग की जाती है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पैथिडीन। शल्य क्रिया के बाद कंपन के उपचार में पैथिडीन जो है इसकी उपयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स का प्रयोग होता है तो किसके लिए होता है? प्रसव के शुरुआत के लिए, गर्भपात के शुरुआत के लिए, PPH के उपचार के लिए, तीनों के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स का प्रयोग होता है। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न हो जाएगा, एप्गार स्कोर सभी को मापता है केवल एक को छोड़कर। एप्गार स्कोर किसको छोड़कर मापता है? तो नेफ्रोलॉजिकल स्थिति को छोड़कर, सांस लेने की स्थिति, न्यूरोलॉजिकल स्थिति, सर्कुलेटरी स्थिति, सभी को एप्गार स्कोर मापता है, सिर्फ नेफ्रोलॉजिकल स्थिति को छोड़कर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, लेप्रोस्कोपी में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस का उपयोग होता है? लेप्रोस्कोपी में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस का उपयोग होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, पॉलीट्रामा के रोगी में सबसे पहले किसका ध्यान देना चाहिए? पॉलीट्रामा के रोगी में सबसे पहले किसका ध्यान देना चाहिए? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, वायु मार्ग का ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आईयूडी GP2 आईयूडी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ML250। ML250 जो है GP2 आईयूडी है। अगला प्रश्न हो जाएगा, जननी सुरक्षा योजना को किसके तहत शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NRHM के तहत जननी सुरक्षा योजना को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक शिशु के मांस में
सुई लगाते समय एक शिशु के मांस में सुई लगाते समय नर्स को कौन से स्थान का प्रयोग करना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा वेस्टस लेटरलिस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी का कुप्रभाव क्या है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी का कुप्रभाव है आर्किटेरिया आर्टिकेरिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है एक मरीज जिसे वेंट्रोपेरिटोनियल शंट लगाया गया है वह चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, धुंधली रोशनी, शरीर दर्द और चौड़ा नाड़ी दबाव के लक्षणों के साथ आता है। परिचारिका को क्या शंका होनी चाहिए? परिचारिका को क्या शंका होनी चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मस्तिष्क के अंदर का उच्च दबाव। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। एक मरीज जिसे वेंट्रोपेरिटोनियल शंट लगाया गया है वह चिड़चिड़ापन, सिर दर्द, धुंधली रोशनी, शरीर दर्द और चौड़ा नाड़ी दबाव के लक्षणों के साथ आता है। तो परिचारिका को मस्तिष्क के अंदर का उच्च दबाव का शंका होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कम बोलने को क्या कहा जाता है? कम बोलने को म्यूटिज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हाइपर अमेसिस ग्रेविडिरम की एक जटिलता है। हाइपर अमेसिस ग्रेविडिरम की एक जटिलता क्या है? तो कोर्साकोफ साइकोसिस है। हाइपर अमेसिस ग्रेविडिरम की एक जटिलता है कोर्साकोफ साइकोसिस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक नर्स गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप के मरीज का रक्तचाप की कितना आशा करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 30/15 mmHg सामान्य से ऊपर होने। एक नर्स गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप के मरीज का रक्तचाप 30/15 mmHg सामान्य से ऊपर होने जो कि 2 बार 6 घंटे के अंतराल पर लिया गया हो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा HIV संक्रमण में किस प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ता है? HIV संक्रमण में किस प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी कोशिकीय प्रतिरोधक क्षमता। अगला है बहु दवा प्रतिरोधी तपेदिक के उपचार में निम्न दवा की जाती है केवल एक को छोड़कर। तो इसका उत्तर हो जाएगा रिफैम्पिसिन को छोड़कर बहु दवा प्रतिरोधी तपेदिक के उपचार में की जाती है केवल रिफैम्पिसिन को छोड़कर। ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी एएनएम छात्राओं के पास ये वीडियो पहुंच सके और वीडियो का लाभ उठा सके। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन हो वो आपके पास समय से पहुंच सके। आगे का वीडियो देखेंगे। अगला प्रश्न है पेरिटोनियल डायलिसिस करते वक्त डायलिसिट पेट में डालते समय क्या करना चाहिए जिससे रोगी आराम पूर्वक रहे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रोगी को करवट बदलना चाहिए। पेरिटोनियल डायलिसिस करते वक्त डायलिसिट पेट में डालते समय क्या करना चाहिए जिससे रोगी आराम पूर्वक रहे? तो रोगी का करवट बदलते रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है विटामिन ए के घोल की मात्रा क्या है? विटामिन ए के घोल की मात्रा क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 लाख IU। अगला प्रश्न है एवल्स्ट दांत को रखना चाहिए। एवल्स्ट दांत को कहाँ रखना चाहिए? तो इसका उत्तर है दूध में रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नवजात शिशु की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो नवजात शिशु की खोपड़ी में 5 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक शिशु जिसका तालू कटा हुआ है उसकी मां को शल्य क्रिया से ठीक
करने के लिए कौन सी उम्र बतानी चाहिए? तो इसका उत्तर है 8 से 12 महीने पर उसका शल्य क्रिया के लिए ठीक उम्र बतानी चाहिए। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय नर्सिंग परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय नर्सिंग परिषद की स्थापना 1947 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, एरिथ्रोपाइटिन का स्राव किस अवस्था में अधिक होता है? तो हाइपोक्सीमिया में एरिथ्रोपाइटिन का स्राव अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, एक रोगी जो बहुत गंभीर अवस्था में कैंसर से पीड़ित है और कैंसर शरीर के भागों में फैल गया है, इसके लिए नर्सिंग केयर की प्राथमिकता होगी। नर्सिंग केयर की क्या प्राथमिकता होगी? तो दर्द को दूर करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक COPD के रोगी जिसको सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हुआ है, नर्सिंग की देखभाल में क्या निदान होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, खून का थक्का बनने से ऊतक में खून का बहाव देखना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कितने बड़े बूंद और कितने समय तक खून चढ़ाया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 25 से 50 बूंदें 15 मिनट तक चढ़ाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, हेपेरिन के लिए एंटीडोट या प्रतिकारक क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेमाइन सल्फेट। हेपेरिन के लिए एंटीडोट या प्रतिकारक प्रोटेमाइन सल्फेट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रसव के दूसरे चरण में गर्भाशय संकुचन में सुधार करने के लिए मरीज को निम्नलिखित में से कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रसव के दूसरे चरण में गर्भाशय संकुचन में सुधार करने के लिए मरीज को ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, नुकीले पैंक्रियाटाइटिस को एक एलिवेटेड द्वारा विभक्त किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक सीरम एमाइलेज द्वारा विभक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नुकीले पैंक्रियाटाइटिस को एक एलिवेटेड सीरम एमाइलेज द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी क्षय रोग निवारक दवा 8वीं कपाल तंत्रिका को नुकसान पहुंचा सकती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है यह क्षय रोग निवारक दवा है जो 8वीं कपाल तंत्रिका को नुकसान पहुंचा सकती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग हाइपरकैलेमिया के प्रबंधन में किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, ग्लूकोज के साथ इंसुलिन का प्रयोग हाइपरकैलेमिया के प्रबंधन में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पेट की सर्जरी के बाद फूले हुए पेट और आंत ध्वनियों का अभाव दर्शाता है। पेट की सर्जरी के बाद फूले हुए पेट और आंत ध्वनियों का अभाव दर्शाता है धाती अंतरावरोध। धाती अंतरावरोध ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सामान्य अंतः चाक्षुष दबाव कितना होता है? तो 8 से 21 मिमी Hg होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ECG निष्कर्ष हाइपोकैलेमिया की उपस्थिति को दर्शाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ST सेगमेंट डिप्रेशन जो है यह हाइपोकैलेमिया की उपस्थिति को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, रेडियल मूल्यांकन करने और अल्नर धमनी प्रत्यक्षता के लिए रेडियल धमनी कैन्युलेशन से पहले निम्नलिखित में से क्या करने की आवश्यकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलन परीक्षण करने की आवश्यकता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, गंभीर अवसाद का सामान्य जोखिम है। गंभीर अवसाद का सामान्य जोखिम है आत्महत्या। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डंपिंग सिंड्रोम की एक जटिलता है। डंपिंग सिंड्रोम की एक जटिलता है सबटोटल गैस्ट्रेक्टोमी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से
किसे जैविक फास्फोरस विष के प्रतिकारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एट्रोपिन। मरीज को हेपेटिक एंसेफेलोपैथी के साथ लैक्टुलोज लेने की सलाह क्यों दी जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीरम अमोनिया के स्तर को कम करने के लिए मरीज को हेपेटिक एंसेफेलोपैथी के साथ लैक्टुलोज लेने की सलाह दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, अग्रस्त एपिकल पल्स को जांचने के लिए स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को किस क्षेत्र में रखा जाता है? अग्रस्त एपिकल पल्स को जांचने के लिए स्टेथोस्कोप के डायफ्राम को किस क्षेत्र में रखा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइट्रल क्षेत्र में रखा जाता है। अगला हो जाएगा, गर्भाशय के बाहर गर्भाशय एंडोमेट्रियल ऊतक के असामान्य प्रसार को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। गर्भाशय के बाहर गर्भाशय एंडोमेट्रियल ऊतक के असामान्य प्रसार को एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवजात शिशुओं के लिए इस्तेमाल की जाने वाली नस अंतःशिरा प्रवेशनी का आकार होता है? तो 24 आकार का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, MEQ पर एल में सामान्य सीरम पोटासियम का स्तर कितना होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3.5 से 5। अगला प्रश्न हो जाएगा, नाक से खून बहने को कहा जाता है? नाक से खून बहने को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एपिटैक्सिस। नाक से खून बहने को एपिटैक्सिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, चेतना के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लासगो कोमा स्केल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चिकित्सक डाइगोक्सिन 0.125 मिलीग्राम ओडी लेने की सलाह देती है। डाइगोक्सिन की गोली पर टैबलेट 0.25 मिलीग्राम में उपलब्ध है। नर्स को गोली या टैबलेट कितना हिस्सा देना चाहिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/2 टैबलेट देना चाहिए। अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रिस्क्रिप्शन इंजेक्शन है 5 mcg किलोग्राम प्रति मिनट पर निषेचन के लिए 250 cc D5W में डोपामाइन 200 मिलीग्राम है। यदि मरीज का वजन 50 किलोग्राम है तो वह निषेचन पंप पर कितने सीसी पर घंटे रहेगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 19 सीसी प्रति घंटे रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्न में से कौन सा एक थ्रोम्बोएंजिटिस ऑब्लिटेरेंस में बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धूम्रपान बंद करना। अगला प्रश्न हो जाएगा, एनजी ट्यूब से खिलाते समय निम्नलिखित में से कौन सी नर्सिंग कार्रवाई समस्याओं से बचाती है? एनजी ट्यूब से खिलाते समय निम्नलिखित में से कौन सी नर्सिंग कार्रवाई समस्याओं से बचाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च फॉलरम पोजीशन प्रदान करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक मरीज जो सेंगस्टेस्कन ब्लैकमोर ट्यूब पर है, उसको अचानक सांस लेने में कठिनाई होती है तो नर्स को सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो नर्स को ट्यूब को काटना और हटाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोर्टल उच्च रक्तचाप का संकेतक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
हेमेटेमेसिस या खून की उल्टी, यह जो है यह पोर्टल उच्च रक्तचाप का संकेतक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, एक मरीज की GRBS 40 मिलीग्राम प्रतिशत है तो मरीज को क्या देना तत्काल प्रबंधन कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50% डेक्सट्रोज देना तत्काल प्रबंधन कहलाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, बख का विस्तार कर्षण है, बख का विस्तार कर्षण है तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पैर के निचले हिस्से का त्वचा कर्षण। बख का विस्तार कर्षण है पैर के निचले हिस्से का त्वचा कर्षण। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, किसका निर्धारण करने के लिए गोनियोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, जोड़ों की गति की सीमा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न हो जाएगा, कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में दबाव से राहत पाने के लिए की गई शल्य प्रक्रिया क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, फेजियोटोमी। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में दबाव से राहत पाने के लिए फेजियोटोमी की गई एक शल्य प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिस्टल त्रिज्या के फ्रैक्चर को कहा जाता है? डिस्टल त्रिज्या के फ्रैक्चर को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, कॉलेज फ्रैक्चर कहा जाता है। अगला होगा, पेप्टिक अल्सर के लिए कारणात्मक जीव है। पेप्टिक अल्सर के लिए कारणात्मक जीव कौन सा है? तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर के लिए कलर कोडिंग है। नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर के लिए कलर कोडिंग है हल्का नीला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, मैकवेन साइन किस बीमारी में पाया जाता है? मैकवेन साइन जो है यह किस बीमारी में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोसिफिलस बीमारी में मैकवेन साइंस पाया जाता है। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को हमेशा शल्य आपूर्ति की आवश्यकता होती है? निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को हमेशा शल्य आपूर्ति की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिनरी कैथेटराइजेशन। यूरिनरी कैथेटराइजेशन में हमेशा शल्य आपूर्ति की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला है, सामान्यतः नाक के कैनुला द्वारा ऑक्सीजन देने का क्या दर प्रति मात्रा होनी चाहिए? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1 से 4 लीटर प्रति मिनट होनी चाहिए। सामान्यतः नाक के कैनुला द्वारा ऑक्सीजन देने का दर जो होना चाहिए 1 से 4 लीटर प्रति मिनट। अगला प्रश्न है, उन्माद क्या है? उन्माद क्या है? तो उन्माद है मनोदशा विकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कपोसिस सार्कोगा किससे जुड़ा हुआ है? कपोसिस सार्कोगा किससे जुड़ा हुआ है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से कपोसिस सार्कोगा जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किससे बचाव करने के लिए कीमोथेरेपी से पहले ओंडानसेट्रन 8 मिलीग्राम IV दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उल्टी। उल्टी से बचाव करने के लिए कीमोथेरेपी से पहले ओंडास्ट्रोन 8 मिलीग्राम IV दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक को छोड़कर सभी फिनाइटोइन के साइड इफेक्ट हैं। तो कौन से किसको छोड़कर? तो हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया को छोड़कर सभी गतिभंग, अटेक्सिया, अतिरोमता, हर्सुटिज्म और गम हाइपरट्रोफी, ये तीनों जो है यह फिनाइटोइन के साइड इफेक्ट है। सिर्फ गतिभंग, सिर्फ हाइपोग्लाइसीमिया को छोड़कर, ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी का पार्श्व वक्रता को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? स्कोलियोसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
रीढ़ की हड्डी की पार्श्ववक्रता को स्कोलियोसिस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो समाप्त करेंगे, ये हमारा अंतिम प्रश्न था। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।